नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन, एक्सपर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आप सभी लर्नर्स का, व्यूअर्स का यूट्यूब पर बहुत बहुत स्वागत। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये यूट्यूब चैनल उन सभी लर्नर्स के लिए हम आज आपके सामने लाए हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर कैसे हम उस विषय का अध्ययन करें कि सारा का सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस हमारा पूरा हो और थ्योरी का भी डिस्कशन पूरा हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यूट्यूब के माध्यम से उन सभी लर्नर्स के साथ, सभी बच्चों के साथ जुड़ने का ये कदम उठाया। शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक पार्ट होता है। पीएससी, यूपीएससी, एसआई, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का अब महत्व बढ़ चुका है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सेशन को हम क्रमिक रूप से आपके सामने चैप्टर वाइज चैप्टर लाते रहेंगे। शुरुआत हम इस सेशन की, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में यदि हम साइंस की बात करते हैं तो हमारे कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। टेक्नोलॉजी उसका दूसरा पार्ट होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हम स्टेप बाय स्टेप तो लाएंगे आपके सामने, पर शुरुआत हम बायोलॉजी से कर रहे हैं। और बायोलॉजी के इस सेशन को बिल्कुल लगातार आप हमारे साथ बात करते रहिए। इसके कई पार्ट आपको थ्योरेटिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे आपका हर प्रश्न क्लियर होगा, ये आपको सभी लेक्चर के पार्ट में आपको समझ में आता जाएगा। एक सवाल जो कुछ दिनों पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया, वो सवाल था कि बायोलॉजी का अध्ययन या जीव विज्ञान का अध्ययन कितने तरीकों से किया जा सकता है। थोड़ा सा ये गंभीर सवाल था। बायोलॉजी का अध्ययन तो सभी बच्चे जानते हैं कि उसको किताबों से पढ़ करके, प्रैक्टिकल करके और इनको पढ़ा जा सकता है। और यदि मान लीजिए आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा लिखने को आ जाए कि आप बायोलॉजी के अध्ययन के तरीकों को 50 शब्दों में लिखिए, या मान लीजिए आप पीएससी के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में ऐसे सवाल आ जाए, तो कैसे आप उसको करेंगे? जरा इसकी गूढ़ता को, इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजी मुख्य रूप से दो तरह की होती है, या बायोलॉजी के अध्ययन को हम मुख्य रूप से दो तरीके से कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम प्योर बायोलॉजी और एक को कहते हैं अप्लाइड बायोलॉजी। प्योर बायोलॉजी में हम बायोलॉजी के सारे सिद्धांतों को पढ़ते हैं और अप्लाइड बायोलॉजी में हम व्यवहारिक बायोलॉजी को पढ़ते हैं। व्यवहारिक बायोलॉजी का सीधा मतलब मानव जाति के हित में या जीवों के हित में शामिल होता है। यही गूढ़ बात हम आपको लिख करके स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं, समझाते भी चलते हैं। तो आइए आप हमारे साथ, और जब आप इस चैप्टर को नोट्स के रूप में कन्वर्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट बायोलॉजी का जो हमने रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पहला पॉइंट आपका नोट्स के रूप में होना चाहिए। जो पहला पॉइंट आप लिखोगे कि बायोलॉजी का अध्ययन दो तरीकों से किया जाता। पहला होता है जिसको हम शुद्ध बायोलॉजी कहते हैं। हिंदी वाले भी बच्चे, बिल्कुल सामान्य सी हिंदी है, बीच बीच में उसका इंग्लिश फॉर्म भी लिखा होगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों बच्चे इसको गंभीरता से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक को कहते हैं शुद्ध जीव
विज्ञान, या इसी को प्योर बायोलॉजी भी कहते हैं। और दूसरा इसका पार्ट होता है जिसको हम व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, या अंग्रेजी में एप्लाइड बायोलॉजी कहते हैं। यहीं पर हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख लें कि इसमें सैद्धांतिक बायोलॉजी, सैद्धांतिक बायोलॉजी को पढ़ा जाता है, जबकि दूसरे अप्लाइड वाले में मानव जाति का, मानव जाति का हित शामिल किया जाता है। इसको थोड़ा सा और गंभीरता से यदि आप समझना चाहें कि शुद्ध जीव विज्ञान या प्योर बायोलॉजी किसको कहेंगे, तो जितने बायोलॉजी से जुड़े हुए सिद्धांत, चाहे मानव जाति की उत्पत्ति हो, मानव जाति का विकास हो, ये शुद्ध जीव विज्ञान में या शुद्ध बायोलॉजी में या शुद्ध जीवन विज्ञान में शामिल होगा। व्यवहारिक विज्ञान में हमने बायोलॉजी को अपने फायदे के लिए या हमारे शरीर में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया को जैसे हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ हमारा व्यवहारिक विज्ञान में आता है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो एप्लाइड बायोलॉजी पर होते हैं, सैद्धांतिक बायोलॉजी पर कम, एप्लाइड बायोलॉजी पर ज़्यादा होते हैं। तो जब आप सेशन को पढ़ें तो एप्लाइड बायोलॉजी से जुड़े हुए सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। पहला पॉइंट यही था कि बायोलॉजी का अध्ययन कितने तरीकों से हो सकता है। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, ध्यान रखिएगा कि बायोलॉजी का अध्ययन 2 तरीकों से किया जा सकता है या 2 स्टेप उसके बनाए जा सकते हैं। एक को प्योर बायोलॉजी और दूसरी को एप्लाइड बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब एक सवाल उठता है कि जो इस संसार में लिविंग है या जो लाइफ है, उसके क्या प्रमुख गुण हैं। कई सवालों पर, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सवालों पर हमने जीव के लक्षणों पर सवाल पूछते हुए देखा। तो आज दूसरे स्टेप में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो भी जीव है या जो भी लाइफ है, उसके प्रमुख लक्षण क्या है। तो दूसरा स्टेप जो हम आपके लिए लाए हैं वो जीव के गुण। कौन कौन से ऐसी चीज है जो आपको जीवित की श्रेणी में शामिल करती है, यानी आप लाइफ हो। यह कौन कौन से लक्षण हैं ये आपको तो बताना पड़ेगा। और एक आपको इसी सेशन में एक घटना बताएं। एक बच्चे से हमने सवाल पूछा कि जीव का लक्षण क्या है। उस बच्चे ने बताया कि साहब जीव का लक्षण है वृद्धि होना। वृद्धि को आप जानते हो, ग्रोथ। हमने उससे सवाल पूछा कि मान लो एक नदी है और नदी के पास रेत है, रेत के पास तुम एक पत्थर रख करके आओ और 10 साल बाद फिर जाओ, कोई पत्थर आपका हटाए नहीं, और आंधी तूफान से उस पत्थर के ऊपर रेत के कण आकर के बिछ करके और उस पत्थर की ऊंचाई को बढ़ा दें, तो ऊंचाई तो बढ़ गई, ग्रोथ तो हो गई। क्या यह जीव का गुण होगा? बच्चा फंस गया, नहीं कर पाया जवाब। तब उसने बदला कि ग्रोथ की परिभाषा के अनुसार यह ग्रोथ नहीं कि ऊंचाई बढ़ जाए, यह ग्रोथ नहीं कि मोटाई बढ़ जाए, यह ग्रोथ नहीं कि लंबाई बढ़ जाए, यह ग्रोथ नहीं कि पैर छोटा हो जाए। ग्रोथ का मतलब होगा हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा हमारी कोशिकाओं में विभाजन या कोशिकाओं का बढ़ना, यह वृद्धि कहलाएगा। ऐसे ही प्रमुख गुणों को लेकर के हम आपके सामने हैं। यदि जीव गुणों की बात करते हैं तो सामान्य रूप से यदि एक मनुष्य की रासायनिक संरचना देखी जाए या एक किसी जीव की, पेड़ पौधा भी हो सकता है, यदि उसकी रासायनिक संरचना देखते हैं बच्चों, किसी भी जीव की,
आप इसको सिस्टमेटिक बनाइएगा, बहुत अच्छा नोट्स आपका तैयार होगा। रासायनिक संरचना देखें किसी जीव की, तो उसमें जो हमें तत्व मिले, उसमें था कार्बन, उसमें था हाइड्रोजन, उसमें था ऑक्सीजन, उसमें था नाइट्रोजन। यही तत्व हमको मुख्य रूप से मिले। वो चाहे प्लांट का केस हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जिंदा रहना उसका जरूरी है। तो ये जीव के गुण में हमने देखा। फिर इस रासायनिक संरचना की तुलना, जो आदमी मर गया, नॉन लाइव हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, जिसमें प्राण नहीं थे, उसकी रासायनिक संरचना हमने तलाशी। ये तो लिविंग का कंपोजिशन हमने आपको बताया। इसके बाद हमने नॉन लिविंग की केमिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। जब नॉन लिविंग में देखा तो उसकी भी रासायनिक संरचना करीब करीब सेम थी। कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था। तो हमारे सामने ये समस्या हो गई कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से यदि देखते हैं तो लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर नहीं दिखता। तब हमने जीवों के प्रमुख गुणों को क्रम बाई क्रम, स्टेप बाई स्टेप आपको बताने की कोशिश की। चलिए, सबसे पहले यदि कोई जीव है या कोई लिविंग लाइफ है, कोई भी जीव, कोई भी लिविंग लाइफ है, तो सबसे पहला गुण होगा बच्चों कोशिकीय संगठन। याद करते चलिएगा, सबसे पहला होगा कोशिकीय संगठन। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक शब्द आ गया, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे उनके लिए दिक्कत होगी, साहब ये कोशिकी क्या है। हमारा शरीर जो है, जैसे आप घर की नींव रखते हो, घर बनाते हो, तो उसके लिए बुनियाद खोदा, बुनियाद खोदने के बाद बुनियाद को भरा, फिर धीरे धीरे ईंटों को इकट्ठा किया, बहुत सारी ईंटों को क्रम बाई क्रम, स्टेप बाई स्टेप जोड़ते गए आपका महल तैयार होता है। उसी तरह से आपका शरीर है, और वो आपका शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं के इकट्ठा होने से निर्मित होता है। यही कहलाती है कोशिका। इसको हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भी लिविंग होगा, जिसमें जीव होगा, जिसमें प्राण होगा, उसमें कोशिकीय संगठन जरूर होगा, यानी कोशिकाओं का समूह जरूर होगा। यह पहला लक्षण। इसको भी लिख देते हैं ताकि आपको सहूलियत रहे, भूले नहीं कि प्रत्येक जीव एक या अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है, और ये कोशिकाएं किसी जीव की संरचनात्मक, भाषा को समझिएगा, संरचनात्मक को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल, तथा कार्यात्मक यानी फंक्शनल। और ये कोशिकाएं किसी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। बस इतनी बात आपको दिमाग में रखना है, इतनी ही बात को याद रखना है। इसी पर कॉम्पिटिटिव सवाल पूछता है, कभी कभी पूछा है पीएससी में, हमने देखा है कि आपके शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, आप याद रखिएगा वो कोशिका होगी, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं के ग्रुप से निर्मित होता है, और ये कोशिकाएं हमारे शरीर का निर्माण करती हैं।
दूसरी एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पर सवाल पूछता है, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। प्रोटोप्लाज्म, इसकी हिंदी होती है बच्चों जीव द्रव्य का पाया जाना, यह भी लक्षण है। और यदि कोशिका की बात करते हैं, जरा सा कोशिका की बात करें, जो बच्चे कोशिका को जानते होंगे, तो यदि हम कोशिका के संरचनात्मक रूप का थोड़ा सा विवरण दें इसी चित्र पर, यदि ये कोशिका है तो इस कोशिका के बीच में एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसका विस्तार से हम लेक्चर आगे के स्टेप में आपके साथ शामिल करेंगे, आपको सेल पढ़ाएंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म है क्या। जरा इस दीवार को देखिएगा, ये दीवार बाहर की कोशिका दीवार है। यदि इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ा जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो इसके बाद कोशिका का जो भी पार्ट बचता है, जितना भी पार्ट बचता है, ये सब का सब कोशिका के बाहरी आवरण को छोड़ने के बाद जो भी भाग बचेगा बच्चों, वो प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म को आपकी किताबों पर लिखा होगा, हम भी वैसे लिखते हैं, जीवन का भौतिक आधार है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है जीवन का भौतिक आधार क्या, तो आपको बताना है कि जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है, या फिजिकल बेसिस ऑफ, इसी को अंग्रेजी करोगे तो ये होगा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। और एक सवाल पूछा गया था अभी MPSI की परीक्षा में पूछा गया था कि जीवन का भौतिक आधार, ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको वो भी बताते चलें, यह हक्सले के द्वारा कहा गया था। याद कर लीजिएगा, हक्सले ने कहा था। हक्सले ने इस बात को कहते हुए कि जीवन का ये भौतिक आधार है, इसको बताया। हमने बता दिया आपको कि ये कोशिका के अंदर का ये भाग जो जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य का पाया जाना जीव का लक्षण है, पहली बात। और ये जो जीव द्रव्य होता है बच्चों, ये समझ लो, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसे कोशिका का जीवित तत्व कहते हैं। तीन पॉइंट प्रोटोप्लाज्म के बारे में याद रखें। कोशिका यदि लिविंग है तो पक्का मानिए उसमें प्रोटोप्लाज्म का उपस्थिति होगी। प्रोटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से मिलकर के बनेगा और जीवन का भौतिक आधार है। यह स्टेटमेंट हक्सले ने दिया। इसका विस्तार से वर्णन हम आगे की जब सेल आपको पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसको आगे भी समझाएंगे। अगला, यह दूसरा गुण था। तीसरा, यदि कोई लिविंग है तो उसकी आकृति और आकार, उसकी आकृति और आकार निश्चित होगा। मतलब जैसे कोई मनुष्य है, यदि वो मनुष्य की श्रेणी में लिविंग है तो मनुष्य की आकृति और आकार फिक्स होगा। मान लो जैसे मनुष्य दिखता है वैसा नहीं दिख रहा तो फिर उसे दूसरे जानवर की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी आकृति और आकार का एक निश्चित, फेस का अलग होना वो अलग है, लेकिन आकृति
माने सिर्फ मनुष्य का बनना या एक सिमिलर स्ट्रक्चर पर जाना, ये जीव की पहचान हो गई। तो आकृति और संरचना, इसमें भी एक लाइन लिखे रहिए ताकि आपको याद रहिए कि हर जीव, जितने भी जीव हैं, हर जीव अलग अलग आकृति और आकार ग्रहण करता है। यह भी जीवंतता की पहचान है। तो 2 लाइन इसके लिए भी नोट्स बनाते समय आप ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण जो चौथा पॉइंट है, ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट, उपापचय या इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, कई बच्चे जानते होंगे मेटाबॉलिज्म की परिभाषा क्या होती है। तो मेटाबॉलिज्म हम लिखे देते हैं कि जीवों के अंदर होने वाली, जीवों के अंदर होने वाली संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया, उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहलाती है। यह 2 प्रक्रियाओं से मिलकर बनती है। इस पर पीएससी ने एक बार 5 नंबर का लिखवाया भी है मेटाबॉलिज्म पर। कैसे आपको लिखना है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसका भी ध्यान रखिएगा। मेटाबॉलिज्म 2 प्रक्रियाओं से मिलकर के बनता है। एक को कहते हैं बच्चों कैटाबॉलिज्म और एक को कहते हैं, एक याद रखिएगा, एक को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसको अंग्रेजी में लिखोगे आप तो कैटाबॉलिज्म। और एक दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। सॉरी, दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब आप सोचोगे कैटाबॉलिज्म क्या होती है, तो कैटाबॉलिज्म का कैटा का सीधा मतलब होता है टूटना, टूटना, और एना का मतलब होता है निर्माण। अब आप समझ गए होंगे। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना हम जब खाए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, अब ये बड़े बड़े केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो बड़े बड़े परमाणु, बड़े बड़े अणु के रूप में ये हमें मिलेंगे। यदि इन बड़े बड़े अणुओं को तोड़ दिया जाए टुकड़ों में तो ये प्रक्रिया कैटाबॉलिज्म में चली जाएगी। और जब छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक साथ कर दिया जाए तो वो प्रक्रिया एनाबॉलिज्म में कहलाएगी। दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों प्रक्रिया में ऊष्मा और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसको भी हम आगे मेटाबॉलिज्म के चैप्टर को आपको स्पेशल लेक्चर लेकर के समझाएंगे। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब सीधा मतलब है
विनाश, टूटना कह दीजिए या विनाश। पीएससी में सवाल पूछा था कि कैटाबोलिज्म हमारे शरीर में होने वाली दो प्रमुख क्रियाएं बताइए जो कैटाबोलिज्म का उदाहरण है। तो आप देखिए अपने शरीर में, जब आप सांस लेते हैं, गंभीरता से सोचिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गई अंदर और जो भोज्य पदार्थ था उसमें आग लगाती है। अब किसी चीज में आग लगेगी प्यारे बच्चों तो क्या होगा? टूटेगा ना, नष्ट होगा ना, विघटन हुआ ना। तो एक प्रक्रिया तो हमने लिख दिया साहब, श्वसन। इसी को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। उसने दो प्रक्रियाएं पूछी थी, तो दूसरा एक और प्रक्रिया होती है। बड़े बड़े भोज्य पदार्थ टूटते हैं और टूटने के बाद उसके बाई प्रोडक्ट निकलते हैं और वो बाई प्रोडक्ट का शरीर से बाहर फेंकना भी जरूरी है क्योंकि वो विषैले हो चुके हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है वो प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन, या इसी को अंग्रेजी में आप एक्सक्रीशन कह सकते हो। तो दो प्रक्रियाएं, श्वसन और उत्सर्जन। अब आप कह सकते हो कि साहब एनाबोलिज्म का निर्माण कहाँ हुआ? जितना आप खाए, जो भी आपने खाना खाया, जो भोजन उठाया, जो अंदर ले गए, ये सब निर्माण ही तो कर रहे थे। तो सीधा सीधा एक उदाहरण डाल देते हैं। उदाहरण में एनाबोलिज्म का पोषण, इसको अंग्रेजी में बच्चों न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हम आगे के लेक्चरों में विस्तार से आपको समझाएंगे। ध्यान ये आपको रखना है कि चलते हुए जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो पूरी प्रोसेस जीव के लक्षणों पर को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे ये आपको याद हो जाए। अब एक महत्वपूर्ण और प्रक्रिया होती है जो जीव में होती है, ये आप जानते होंगे। जीव में एक प्रक्रिया और होती है जो निर्जीव में नहीं होती, वो एक प्रक्रिया है बच्चों श्वसन। और ये श्वसन वाली प्रक्रिया को अंग्रेजी में रेस्पिरेशन कहते हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये सजीव के लक्षण है और जिसमें नहीं होगा वो निर्जीव होगा। तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन में आप सिर्फ इतना जानते हो कि सांस गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तो जब हम रेस्पिरेशन का चैप्टर शेड्यूल करेंगे और आपको समझाएंगे तो बताएंगे कि एक बाह्य श्वसन होता है, एक आंतरिक श्वसन होता है। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, इतनी ही प्रक्रिया में पूरा रेस्पिरेशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये गंभीर और जटिल प्रक्रिया है जो आपके शरीर के अंदर होती है। कुल मिलाकर के रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में आप भी ये जानते हो कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन का इनटेक हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गई। इतना तो आपको पता है। यदि आप साइंस को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो इतना आपको पता है। बाकी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हम आगे के चैप्टरों में शेड्यूल करके आपको समझाते रहेंगे। तो रेस्पिरेशन उन्हीं जीवों में होगा जो लिविंग होंगे, जिस पर लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो भोज्य पदार्थों का जारण करेगी, भोज्य पदार्थों के जारण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी और जो एनर्जी बनेगी उससे कोशिकाओं का निर्माण होगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आप काम कर पाओगे। तो रेस्पिरेशन जीवों की पहचान है। होता क्या है रेस्पिरेशन की इस पूरी प्रक्रिया में, उसको भी बता दें कि रेस्पिरेशन जब हम या श्वसन जब कर रहे हों तो श्वसन की प्रक्रिया में एक सामान्य सी क्रिया होती है, ये आपको याद होगी। मान लो हमने ग्लूकोज खाया या ग्लूकोज हमारे शरीर में है तो C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्रिया को भी पूरा करते हुए बीच बीच के स्टेप में यहाँ एक बार डॉट डॉट करके सवाल पूछा गया। तो ये रासायनिक क्रिया सामान्य रासायनिक क्रिया है, बैलेंस्ड रासायनिक क्रिया है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होता है, उसका जारण होता है, उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने से वो दो भागों में टूटता है, पानी में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और इतनी एनर्जी ATP के रूप में बनती है। एक बच्चे ने एक बार सवाल पूछा था
कि एटीपी क्या है साहब, दो चीजें होती हैं, यही बता दें, एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी। एडीपी में का नाम होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो आप समझ गए होंगे कि डाई का मतलब दो और ट्राई का मतलब तीन है। यहां पर फास्फेट ग्रुप दो है और यहां पर फास्फेट ग्रुप तीन है। यदि इस वाले फास्फेट ग्रुप पर, इस पर एडीपी पर एक फास्फेट ग्रुप हम ला करके और जोड़ दें तो एटीपी बन जाएगा बच्चों, बिल्कुल बन जाएगा, सामान्य सी बात है, एटीपी बनेगा। और यदि इसी एटीपी को, जो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे शरीर में बनता है, अंत में ऊर्जा इसी रूप में स्टोर होती है, यदि इस एटीपी को तोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे। तो एक रेस्पिरेशन सजीवों का प्रमुख लक्षण। छठवां जो गुण है वो है प्रजनन। ये बेसिक बायोलॉजी पर बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको बायोलॉजी के प्रमुख चैप्टरों पर जाओ, उसके पहले बेसिक बायोलॉजी को समझ जरूर लेना। ये होता है रिप्रोडक्शन। बच्चों जनन क्या है, इसको भी सामान्य भाषा में हम लिख देते हैं, आप अपनी भाषा में जैसा आपका मन चाहे, जिस भाषा से आप समझते हो उस भाषा से लिख देना, अर्थ भर समझ लो। प्रत्येक जीव अपने समान जाति को, अपने समान जाति को रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखता है। यह है प्रजनन का उद्देश्य। प्रजनन का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उसी के संतान, जैसे एक निश्चित समय के बाद एक आदमी आएगा, उस संसार में रहेगा, अपने क्रियाकलाप करेगा और इसके बाद मरेगा। अब उसकी जगह कौन लेगा, यह प्रक्रिया जो पूरी करने की व्यवस्था है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा होती है। यानी जीव का एक ये भी महत्वपूर्ण लक्षण होगा कि वो रिप्रोडक्शन करेगा। अब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, इसको आगे के चैप्टरों में हम शेड्यूल करके आपको समझाते रहेंगे। तो रिप्रोडक्शन का एक उद्देश्य है कि जीवों की निरंतरता को बनाए रखना रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा। ये जीव के लक्षण है। सातवां एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जो भी जीवित जीव होगा पक्का बच्चों मान लो वो पोषण करेगा। न्यूट्रिशन उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होगा। यदि वो लाइव है तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। यदि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा, और यदि एनिमल है तो उसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो आया हुआ भोजन है या प्रोड्यूसर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ भोजन है उसी पर आश्रित हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि सूर्य का एक महत्वपूर्ण एनर्जी का स्रोत है और उसके द्वारा प्राप्त भेजी गई एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्लांट इकट्ठा कर सकते हैं। मनुष्य में वो दम नहीं है कि उस एनर्जी को ग्रहण कर पाए। तो उस एनर्जी को ना ले पाने के कारण मनुष्य जो है या जो कोई भी जीव, घोड़ा हो हाथी हो, सब कुछ पेड़ पौधों पर ही आश्रित है, इसीलिए उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। इसका भी इकोसिस्टम का भी चैप्टर आगे के स्टेप पर, आगे के पार्ट पर हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो जीवित का एक लक्षण न्यूट्रिशन भी होगा। अब न्यूट्रिशन भी लिख लें एक लाइन
प्रत्येक जीव अपने क्रियाकलापों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पोषण के द्वारा, अब आप खाना नहीं खाओगे तो ऊर्जा कहां से आएगी? पोषण के द्वारा प्राप्त करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और बाकी जीवित जातियां उन्हीं पर आश्रित। इस तरह से टू दी पॉइंट आप नोट्स बना करके अपनी भाषा में इसमें सुधार करिएगा। इससे बेहतर और भी भाषा आप लिखेंगे तो और बेहतर भाषा लिख करके एक कंप्लीट नोट्स इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में जिसमें सजीवों के लक्षण लिखे हों, इस पर भी कंपटीशन वाले सवाल पूछते हैं। तो एक ये हो गया न्यूट्रिशन। 8वां एक महत्वपूर्ण जीवों का लक्षण है, 8वां, और वो 8वां लक्षण है अनुकूलन। इसको अंग्रेजी में एडाप्टेशन कहते हैं। अब अनुकूलन होता क्या है? एक सामान्य भाषा में हम पहले आपको समझा दें, फिर 2 लाइन लिख देंगे, उसको आप अपने ढंग से तैयार करिएगा। अनुकूलन है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जैसी परिस्थितियां हों उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, यही अनुकूलन है। अनुकूलित हो जाना उस परिस्थिति के अनुसार, यही अनुकूलन है, एडाप्टेशन कहलाता है बायोलॉजी की भाषा में। तो इसको सरल भाषा में हम लिख देते हैं कि जीवन संघर्ष। भाई अनुकूलन कब आप करोगे? जब आपकी लाइफ संघर्ष में होगी। उसी बात को हमने लिखा कि जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जीवन संघर्ष में सफल होने के लिए प्रत्येक जीव अपने आप में नई विशेषताएं निर्मित करता है और अपने आप को जिंदा रखता है। यही क्रिया अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहलाती है। अब इसका उदाहरण मान लीजिए आपके दिमाग में आता हो कि सर ने तो
बता दिया कि एडाप्टेशन करते हैं। तो ये परिस्थिति देखिए, जीव तो सभी है। जैसे मान लीजिए मछली है, मान लीजिए फिश है, तो फिश में क्या एडाप्टेशन है? एडाप्टेशन है ना पानी में रहना, है तो जीव। पानी में रहने के लिए फिंस का विकास हो जाना। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख दे, मेढक या फ्रॉग। फ्रॉग में ऐसी परिस्थितियां भगवान ने बना दी, ऐसी उसको जरूरत पड़ गई कि वो पानी में भी रह सके। ऐसी परिस्थितियां पर वो लड़ पाया, इसलिए जिंदा है कि वो जब चाहे तो पानी और जब चाहे तो टेरेस्ट्रियल भी, माने थल में भी रह सकता है। तो इस तरह से और बहुत है। जैसे बर्ड में चिड़िया है तो पंखों का होना जरूरी है क्योंकि उसको उड़ना पड़ेगा, तो पंखों का होना ये भी एडाप्टेशन है। तो ये सारे जो उदाहरण हमने आपके सामने रखे, ये सब के सब उदाहरण अनुकूलन के। कभी मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडाप्टेशन पर 2 नंबर का 3 नंबर का लिखने को आए, तो आप उसके जब बेसिक थीम को समझे रहोगे तो आप अपने से बड़े आराम से लिखोगे। लेकिन अभी चूंकि आप हमारे साथ बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, अभी बेसिक बायोलॉजी पर हम आपको समझा रहे हैं, बायोलॉजी की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए जब भी नोट्स बनाना तो एक तरफ से नोट्स तैयार करते चलना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई चलती रहेगी। और हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि हर दिन हम कंटिन्यूअस एक चैप्टर जो है आपके सामने लाते रहेंगे। सभी सिलेबस को हमने देख लिया है, चाहे पीएससी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे किसी स्टेट पीएससी का हो। जो बच्चे इसको पढ़ना चाहेंगे उनका सिलेबस इसमें शामिल होगा, क्योंकि हमने थोड़ा गहराई से पकड़ते हुए साइंस को पकड़ने की कोशिश की है। जितना हो पाएगा आज के वीडियो में, जितना होगा फिर कल उसको कंटिन्यूअस वीडियो में फिर शामिल करते रहेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और लगातार बात करते रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण गुण जो जीवों का है, जो आप में पाया जाएगा, लाइफ की एक और पहचान है, और वो पहचान है 9वें पर लिखते हैं उसको संवेदनशीलता। और इसको अंग्रेजी में सेंसिटिविटी कहते हैं। अब इस पर आपके मन में दिमाग पर 2 सवाल उठ रहे होंगे। चूंकि आप मानव हो तो आप कहोगे कि साहब कोई हमको एक थप्पड़ मारेगा तो हम उसको स्वीकारेंगे थोड़ी, हम भी जड़ देंगे। मान लो आपने संवेदना दिखाई, सेंसिटिवनेस हो, मान लो आपको किसी ने पीटा, आप शांत चुपचाप खड़े रहे, आपको दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप मृत हो। इस पर आप कह सकते हो कि हम कुल्हाड़ी उठाते हैं और जाकर के पेड़ पौधों को काटते हैं, पेड़ हमसे कुछ नहीं बोलता, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। इस पर आपके सवाल खड़े हो सकते हैं। कई बच्चे हमसे सवाल पूछा करते थे, और जब हम ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस पर थे तब वो पूछा करते थे। अब चूंकि अभी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में नहीं हो, तो इसलिए हो सकता है आपके मन में ये सवाल चल रहा हो, तो उसके का जवाब हम आपको दे रहे हैं कि सेंसिटिविटी सब में होती है। और आपने धर्म ग्रंथों में भी हमारे लिखा हुआ पढ़ा होगा कि पौधे भी हमारे साथ बातचीत करते हैं। आप जंगलों के बीच में बैठ करके एक बार महसूस कीजिएगा, पौधे भी आपसे बातचीत करते हैं। एक पौधा आपने सुना होगा छुई मुई, छुई मुई के पौधे को आप जाइए हाथ लगाएंगे, वो तुरंत सेंसाइजेशन की प्रक्रिया में चला जाएगा, और जैसा वो पौधा एक्टिव कंडीशन में दिखेगा, मुरझुरा करके गिरता हुआ दिखेगा। तो ये है सेंसिटिविटी। बाहरी वातावरण के प्रति यदि जीवन है किसी में तो वो संवेदना दिखाएगा, और नहीं दिखाता तो वो मुर्दे के बराबर है। हमने ये पॉइंट भी जोड़ा इसमें, संवेदनशीलता। इसको भी लिखे देते हैं, सभी जीव संवेदनशीलता का गुण दिखाते हैं।
आगे ये भी जोड़ देते हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, फिर वो चाहे पौधे हों या जीव। उदाहरण बता दिया है। संवेदनशीलता सब में होगी, और जब संवेदनशीलता होगी तो ये जीव का लक्षण। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, संवेदनशीलता। और एक 10वां पॉइंट आपके लिए बना लिखा हमने, जीवन चक्र। जीवन चक्र का मतलब सीधा सीधा इस मुद्दे से इसका मतलब है कि जब हम लाइफ में, इस संसार में, इस दुनिया में आते हैं, आने के बाद जो हमारी अवस्थाएं हैं उनको पार करते हुए, और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहां से लेकर के जहां से चले थे और फिर उसी प्रक्रिया में, जहां से चले थे उसी प्रक्रिया में फिर वापस लौट जाते हैं। ये प्रक्रिया जीवन चक्र की कहलाती है। हर मनुष्य का जीवन चक्र होता है, हाथी का जीवन चक्र होता है, मच्छर का जीवन चक्र होता है, वायरस का जीवन चक्र होता है, बैक्टीरिया का जीवन चक्र, सभी का, जितने भी संसार में हैं सबका जीवन चक्र होता है। अब ये जीवन चक्र कैसे किसका होता है, इस पर भी हम आगे विस्तार से आपसे बात करेंगे। इसके पहले कि जीवन चक्र कैसे करते हैं, इस पर 2 लाइन लिख दें ताकि आपको लिखने में सहूलियत रहे कि सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं। माँ के पेट में जब हर इंसान आता है तो एक छोटा भ्रूण होता है, वहीं से हमने पूरी कहानी को लिखना शुरू किया। पूरा प्रैक्टिकल लिखा है, कहीं ये किताब की कोई भाषा नहीं है। जैसा प्रैक्टिकल दिखा वैसे हमने लिख दिया है। और आप भी यदि कंपटीशन की तैयारी पर हो तो किताब की भाषा पर मत जाना, आप अपने द्वारा निर्मित भाषा को लिखना, बहुत बढ़िया नोट्स आपका तैयार होगा। सभी जीवधारी अत्यंत सूक्ष्म भ्रूण के रूप में जीवन प्रारंभ करते हैं तथा पोषण वृद्ध तथा पोषण करते हैं तथा पोषण द्वारा वृद्धि तथा संतानोत्पत्ति, मतलब वंश को भी चलाते हैं। पोषण किया, वृद्धि किया, संतान उत्पत्ति किया के बाद नष्ट हो जाते हैं। एक कोशिका से, यहां फुल स्टॉप करने के बाद आगे लिखिएगा, एक कोशिका से जीवन प्रारंभ करके विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही उसका जीवन चक्र कहलाता है। तो ये जीवन चक्र जिस जीव में होगा
ये पक्का मानना कि वो जीव लाइव है, वो जीव जीवित है, ये उसकी विशेषता होगी। अंतिम एक पॉइंट और बता करके और फिर इन महत्वपूर्ण गुणों का विवरण या जीवों के लक्षण को खत्म करेंगे। 11वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अभी याद आया, इसलिए उसको ऐड कर रहे हैं। 11वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है उत्सर्जन। इसको अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं। अब उत्सर्जन की परिभाषा एक सामान्य सी परिभाषा, सभी बच्चे, सभी लर्नर्स इतना साइंस जानते हैं कि वो उत्सर्जन की परिभाषा को कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं सामान्य भाषा में कि उत्सर्जन है क्या। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उत्सर्जी पदार्थों को जीवित जीव से शरीर से बाहर निकालते हैं। अब इसके लिए जीवित जीव के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं और उनके द्वारा निकाला जाता है। एक सामान्य सवाल पूछा गया रेलवे में कि मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो पक्षी में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है। पीएससी ने सवाल पूछा कि जीव उत्सर्जन की प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। सारे का विवरण हम इसमें अभी थोड़ा देंगे, बाद में जब स्क्रूटिनी सिस्टम पर आएंगे तो उसको विस्तार से आपको बताएंगे। उत्सर्जन है क्या, इस पर भी 2 लाइन लिखा दें आपको। उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होंगे, मुख्य रूप से आपको अभी हम बता दें। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल याद रखिएगा। यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया, ये मुख्य उत्सर्जी जो जीवित जीवों में बनते हैं, ये 3 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया। तो उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन है। उत्सर्जन कहलाता है। आगे भी लिखिएगा कि यह प्रक्रिया सिर्फ जीवित या लिविंग जीवन में पाई जाती है। मतलब यह होगी यदि प्रक्रिया तो सिर्फ लिविंग लाइफ में होगी। इतने सारे गुण जो हैं जिसमें मिले तो समझ लेना कि वो सब के सब लिविंग है, सभी जीवंतता है उसमें। एक बार आपको याद दिलवाते हुए फिर से बता दें कि वो कौन कौन से प्रमुख गुण हैं जो जीव की लाइफ को बताते हैं। तो फिर से एक बार एक पन्ने में क्रम से इनको लिख देते हैं। पहला देखिएगा, जीव के लक्षण। जीव के लक्षण आप भी ऐसे क्रम से इनको लिखेंगे तो आपको याद रहेंगे, और किसी के सामने प्रेजेंट करना होगा तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। पहला लिखिएगा, आपको अब याद हो गया होगा, कोशिकीय संगठन, या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोशिका का पाया जाना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वर्णन करते हुए हमने बताया था कि जीव द्रव्य की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तीसरा हमने बताया था
मेटाबॉलिज्म या इसी को उपापचय कहा। याद कर लीजिएगा, यहीं पर हमने उपापचय को दो भागों में बांटा था। एक था कैटाबॉलिज्म और एक था एनाबॉलिज्म। ये समरी है, पूरे लेक्चर की एक समरी है, आपके सामने रख रहे हैं। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। फिर हमने लिखा था आकृति और आकार का होना, ये भी एक लक्षण था। फिर हमने लिखा था श्वसन का पाया जाना, रेस्पिरेशन पर बात की थी। फिर हमने किया था रेस्पिरेशन के बाद रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी। या प्रजनन इसको बोलते हैं हिंदी में। आप किसी भी माध्यम में इससे एक बेहतरीन नोट्स आपका बनेगा। फिर एक हमने न्यूट्रिशन लिखा था, हिंदी में इसको पोषण बोलते हैं। फिर हमने अनुकूलन लिखा था, इसको हमने एडॉप्टेशन कहा था। फिर एक पन्ना लगता है और ऐड करना पड़ेगा। फिर हमने कितने हो गए इधर, 8। 9वें नंबर पर हमने संवेदनशीलता बताई थी, या इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। 10वें पर हमने उत्सर्जन को एक्सक्रीशन, और लास्ट में हमने 11वें पॉइंट पर लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की बात की। तो आज जो दूसरा मुद्दा था, एक तो जो पहले मुद्दे पर हमने बात की उसको एक बार बैक आपको ले चलते हैं, और बैक दिखाते समय बायोलॉजी का अध्ययन कहाँ कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमने बताया आपको। अब ये तो हम मान कर चल रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, ये आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हो तो उसको भी ऐड कर दें हम। बायोलॉजी, यहीं पर हम चाहते हैं कि बायोलॉजी क्या है ये भी आपको बता दें। तो ये भी बता दें तो अच्छा रहेगा। हो सकता है बहुत बच्चों के पास उसकी कंप्लीट परिभाषा ना हो, तो इसको भी बच्चों ऐड कर देते हैं। आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आपको बायोलॉजी की परिभाषा जानना ज़रूरी है। आप लिखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये तो सामान्य सी बात है, ये आपको किताबों पर भी मिलेगी। एक कॉम्पिटिटिव सवाल यूपीएससी ने भी पूछा था कि सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। ये जरूर आपके लिए आवश्यक होगा कि इसको नोट करिए। बायोलॉजी शब्द या टर्म का
प्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ये दो वैज्ञानिक थे बच्चों, याद कर लीजिएगा, लैमार्क और ट्रेविनेरस, और वो सन था 1801 में पहली बार किया था। तीसरा, जीव विज्ञान जो है या बायोलॉजी, दो ग्रीक शब्दों से बना है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है डिस्कोर्स, या इसी को स्टडी भी कहते हैं। लाइफ माने जीवन, जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और चौथा एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बताते चलें। चौथा महत्वपूर्ण बायोलॉजी की पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है कि बायोलॉजी की बच्चों दो शाखाएं हैं। एक को ZOOLOGY और एक को बॉटनी बोलते हैं। इसको जंतु विज्ञान बोलते हैं और इसको बच्चों वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ये बेसिक बायोलॉजी के हिस्से होंगे। ये हमेशा आपको, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ें तो इस चैप्टर को हमेशा याद करके चलें। तो बायोलॉजी में जो पार्ट जूलॉजी का है, जूलॉजी के बारे में महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो आपको ज़रूर हम बताना चाहते हैं, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जूझ का क्या मतलब होता है, या जुआन का क्या मतलब होता है। जुआन का मतलब होता है एनिमल, ये सामान्य सा अर्थ है। स्टडी का फिर वही मतलब, स्टडी का मतलब हुआ डिस्कोर्स, यानी उसकी स्टडी, एनिमल की स्टडी, एक पॉइंट। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि एक वैज्ञानिक है अरस्तु, और इनका वक्त था 384 से 322 BC। इन्होंने सबसे पहले एक किताब लिखी, उसका किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमैलियम। एक किताब है, ये बुक है। इस बुक में करीब करीब 500 जातियों को, 500 स्पीसीज जीव की, एनिमल्स की, इन्होंने इस किताब पर उनकी संरचना, स्ट्रक्चर, व्यवहार सब कुछ लिखा अरस्तु ने। और इसीलिए हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया बुक पर जो इन्होंने इसका बेहतर डिस्क्रिप्शन दिया, इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। ये सारे पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एनिमल्स होगा, डिस्कोर्स मतलब जंतुओं का अध्ययन होगा। अरस्तु ने 384-322 BC में हिस्टोरिया एनिमेलियम किताब लिखी, 500 स्पीसीज को उसमें विवरण दिया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। सेम बात आपको बॉटनी के बारे में भी बता दें। बॉटनी जो है ये भी ग्रीक शब्द से आई है, ये भी ग्रीक शब्द से बनी है। ये मुख्य शब्द, इसका जो शब्द लिया गया ग्रीक से, वो आई है बॉस्किन। और बॉस्किन का अर्थ होता है
अर्थ होता है चरना। जैसे जीव जो है घास, पत्ती, पेड़ पौधों, उनकी पत्तियों को खाते हैं। खाना एक सामान्य भाषा में, हम लोगों की भाषा में, गांव की भाषा में उसको चरना बोलते हैं। तो बॉटनी शब्द वहां से आया। और ये एक वैज्ञानिक हैं, नाम लिखे देते हैं, थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक। इन्होंने 370 से 285 बीसी के बीच एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक एक किताब लिखी, और उसमें कुछ वनस्पतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसीलिए थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को, जिन्होंने 370 से 285 बीसी के बीच काम किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। तो ये बायोलॉजी की स्टडी के शुरुआत में आपको इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए, और इतनी जानकारी रखेंगे यदि आप, तो आगे का जो कंटिन्यूअस सेशन होगा उस पर जब हम आएंगे तो आपको विस्तार से बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का चैप्टर लेकर के आएंगे, जो दूसरे पार्ट पर होगा। आप ध्यान ये रखें कि हम जितना जल्दी हो सके आपसे लाइव जुड़ पाएँ, और उसके लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना बहुत आवश्यक होगा। जब आप हमारे साथ लाइव होंगे तो आपके सारे सवाल का जवाब हम दे पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल पूरा पढ़ते समय पूरे ध्यान के साथ आप अपने नोट्स बनाएं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।